हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम करेंगे 97 वीडियो। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में जो भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमको कर रहे हैं। और ये 26/11/2018 का थर्ड शिफ्ट का वीडियो है। अब आप सोच रहे होंगे सर 26/11/18 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट कहाँ है। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट है वो टोटली यहाँ पर आपके मराठी लैंग्वेज में है। और आपको पता है मराठी लैंग्वेज मेरे को नहीं आती है, तो जो भी शिफ्ट में आपको मिस करा देता हूं ना, वो जब हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं लास्ट में आपको करा दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। फिलहाल मेरे पास जो पीडीएफ है जो आंसर की है, उसमें जो मेरे पास जो दिए गए हैं शिफ्ट वो मैं आपको करवा रहा हूँ। और फिर जैसे मेरे को टाइम मिले, क्योंकि आपको पता है गाइज यहाँ पर टाइपिंग करता हूँ मैं हिंदी और इंग्लिश में, तो बहुत टाइम लगता है, आपको पता है। तो यहाँ पर गाइज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रेलवे के बारे में सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं बिजी हूँ अभी 1 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको वीडियोज़ हैं वो रेगुलर नहीं मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखिएगा गाइज। मैं जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है मैं जैसे जैसे वीडियो यहाँ पर आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं बिजी हूँ गाइस, आप समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा से परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि के कितने समय बाद सुनाई देगी। मान लीजिए आपको यह बोला गया है कि आपकी जो आवाज़ है, ठीक है, आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर कोई प्रतिबाधा है, कोई दीवार है, कुछ भी है, यहाँ से जो आपकी आवाज़ है यहाँ से गई और टकरा कर वापस आई। मान लीजिए जैसे आप डीजे बजता है, आप जानते हैं डीजे जब बज रहा होता है, मान लीजिए ये आपकी कोई दीवार है और यहाँ अगर आप खड़े हुए हैं और यहाँ अगर कोई डीजे है तो ये डीजे से आवाज़ यहाँ जाकर आपके कानों तक पहुँच कर आती है। मतलब एक दीवार से या एक प्रतिबाधा से टकरा कर वापस आती है। तो आपसे बोला है कि ये कितने समय के बाद, यानी कि जो टाइम गैप होता है वो कितना होता है, कितने समय का अंतराल होता है। तो गाइस ये होता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, मैंने ध्वनि वाले चैप्टर में आपको पहले बता दिया, ध्वनि वाला चैप्टर आपको करा तब 0.1 सेकेंड। और गाइस बहुत सारे आपको कमेंट आते हैं कि मैं आपको जो साइंस करवा रहा हूं ना वो किस लेवल तक इंपॉर्टेंस रहेगी, आप वो किसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो गाइस ये जो प्रीवियस ईयर कराना हो ना, ये तो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको जो साइंस करवाऊंगा एनसीईआरटी की वो आपके ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में से क्वेश्चन ही होके आने वाले हैं, लेकिन गाइस एनटीपीसी वो कवर नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बताता हूं। ठीक है, एनटीपीसी कवर नहीं होगा, आपको पता है एनटीपीसी का लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें साइंस आती है। और मैं आपको एनसीईआरटी 9th और 10th की करवा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका आयुपेश नाम है वो गलत लिखा गया है। अब देखिए आयुपेश नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। देखिए कि यहाँ पर देखिए जो आपका ये एल्डिहाइड के बारे में सारे दे रखे हैं। अब एल्डिहाइड में होता ये है कि आपका CHO ग्रुप पाया जाता है लास्ट में, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, पहचान होती है CHO ग्रुप होता है। अब देखिए सबसे छोटा होता है फॉर्मएल्डिहाइड। अब फॉर्मएल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन ऐड होता है ओनली। ठीक है, आपका जो इसके बाद में होता है एसिटेल्डिहाइड, इसमें क्या होता है CH3 और CHO होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? CH3 CHO, लेकिन यही दूसरे वाला ही गलत है। यहाँ पर लिखा गया CH2 CHO, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर होना चाहिए CH3 CHO, बाकी आपके सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही आंसर जाएगा कि इसका आयुपेश नाम गलत लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि एक कार किसी ऊंचाई से गिरती है और 1 सेकंड के बाद जमीन पर टकरा जाती है, तो जमीन से टकराने से ठीक पहले इसकी जो गति थी, इसकी जो स्पीड थी, यानी कि इसका अंतिम वेग था वो क्या था। अब देखिए कोई कार अगर किसी निश्चित ऊंचाई से गिराई जाती है ना, तो प्रारंभ में उसका जो वेग है u बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पर जो g है वो हो जाएगा त्वरण के बराबर, यानी कि आपका 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। अब हम जानते हैं कि देखिए आपका गति के बहुत सारे नियम होते हैं, उनमें से देखिए आप जानते हैं एक समीकरण होता है जिसको बोलते हैं v बराबर u प्लस at। ठीक है, ये होता है। टाइम आपको दे रखा है, टाइम बराबर है 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए u का मान तो हो गया 0, तो v बराबर हो गया 80। क्या हो गया? v बराबर 80। तो a का मान यानी कि 10 है और आपका टाइम है आपका दे रखा है 1 सेकेंड, तो 10 × 1 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो वेग आ गया वो आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपकी जो चाल आ जाएगी इसकी, ठीक है, जो अंतिम वेग आएगा वो आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार वाला तत्व कौन सा है। अब देखिए गाइस मैं आपको पहले ही मॉडर्न पीरियड टेबल है वो कंप्लीट करा चुका हूँ, उसमें आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, टॉप 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, थ्योरी भी आपको करवा दी है और याद करने का तरीका भी आपको करवा दिया है। तो आप वीडियो देखना चाहते हो तो केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इधर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आकार की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं तो आकार में कमी होती है, और अगर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, तो आकार में वृद्धि होती है।
तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि तीसरे आवर्त में सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इधर से इधर जाने पर, दाईं ओर जाने पर आपका आकार है जो कम होता है। दाईं तरफ आपको पता है कौन कौन से होते हैं, दाईं तरफ होता है आपका 18 वर्ग, और वर्ग 18 में पाए जाते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और ट्रिक भी आपको बताई थी, ही ना अगर कर 0 पे रन आउट। अब देखिए ये आपका पहला आवर्त है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा। आपसे पूछा है तीसरा आवर्त में आएगा आर्गन, तो तीसरा जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आएगा आर्गन है, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि एक चुंबक होता है, उसके आसपास का वह क्षेत्र उसको क्या कहते हैं जहां पर ये अपना प्रभाव दिखाता है। तो आपने देखा कोई भी चुंबक होता है, चाहे आप छड़ चुंबक की बात करो या आपका कोई सा भी स्पीकर वाला चुंबक होता है, तो वहां पर क्या होता है कि जब किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं ना, ठीक, निश्चित क्षेत्र होता है जहां पर वह अपनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। तो वह क्षेत्र जहां तक आपका जो चुंबक है वो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करता है, उसे हम बोलते हैं उसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि उसका मैग्नेटिक एरिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ इसको। ओके, तो उसी स्थान को बोलते हैं आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर आपका कोई चुंबक होता है, लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में पहचान कीजिए कि कौन सी अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर आपका मैग्नीशियम है, इसने ऑक्सीजन से जुड़ा और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना दिया, मतलब दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, और ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और मैं आपको पहले ही जो अभिक्रियाओं के प्रकार है पहले ही करा चुका हूं, तो देखिए इसको बोलते हैं संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, जब आपके दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि आवेश की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, आवेश की ऐसा इकाई क्या होती है। अब देखिए आवेश की जो इकाई होती है ना वो आपकी होती है कूलम्ब, तो आप लेकिन ऑप्शन में आपको दे ही नहीं रखा है, तो इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेग्लेक्ट कर दिया था बाद में। लेकिन आपको बताओ, देखिए जो वोल्ट होती है आप जानते हैं विभवांतर की होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, वाट जो होती है वो आपकी होती है, वाट जो होती है शक्ति की होती है यानी कि पावर की होती है, जूल जो होती है कार्य और ऊर्जा की यानी कि वर्क एंड एनर्जी की आपकी होती है, और आपकी जो एम्पियर होती है विद्युत धारा यानी कि करंट की आपके ऐसा यूनिट्स होती हैं। तो आवेश की आपको दे नहीं रखा है, आवेश की जो होती है वो आपकी होती है कूलम्ब यानी कि कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सोनार जो होता है उसका पूरा नाम पूछा गया था, और मैं आपको पहले ही करा चुका हूं ध्वनि वाले चैप्टर फिजिक्स के अंदर सोनार। तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है सोनार का, और इसका उपयोग आपके जो शिप होते हैं, जहाज होते हैं, उनमें उनको फाइंड करने के लिए, लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पानी के अंदर इनका यूजेस किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों को प्रतीक के रूप में एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कोई भी तत्व होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन को हम C से प्रदर्शित करते हैं, सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारे जो भी तत्व है ना उसको या तो हम एक लेटर से या दो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सुझाव दिया था किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो गाइज ये जो सुझाव दिया था वो आपके बर्जिलिस नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि आप जो तत्व हैं उनको एक या दो आपके जो लेटर्स होते हैं उनसे आप रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न ये आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है आपके मेटल्स के बारे में, धातुओं के बारे में गलत है यानी कि आपका असत्य है। देखिए पहला आपको दे रखा है कि सभी धातु होती हैं वो आपके चमकदार होती हैं, तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सभी मेटल्स होती हैं आपके शाइनी होती हैं, चमकदार होती है, शाइन होती है उनमें। दूसरा, सभी धातु द्रव अवस्था में होती हैं तथा मुलायम होती हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता है आपके कुछ धातु होती हैं उनको छोड़कर सारी की सारी धातु आपके ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, सोडियम है और पोटेशियम है वो आपका, इसके अलावा आपका एक पाई जाती है पारा, ये आपके द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। द्रव अवस्था में नहीं बोल सकते, द्रव अवस्था में आपके पारा पाई जाती है, ब्रोमीन पारा पाया जाता है, ब्रोमीन तो आपके तत्व होता है, धातु में आता है, लेकिन आपके जो आपके सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, वो मुलायम होते हैं। ठीक है, वो द्रव अवस्था में नहीं होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन वो मुलायम होते हैं। लेकिन ये सभी धातुओं के बारे में सत्य नहीं है, तो बल्कि आपके और ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल सही है, केवल सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी वस्तु, किसी प्रणाली का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं,
तो वो कैसे प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में। तो आपने देखा होगा मॉडल होता है, ठीक है, वैज्ञानिक मॉडल होता है, साइंटिफिक मॉडल उनको बोलते हैं। मान लीजिए हमने एटम के बारे में आपके रदरफोर्ड ने बताया है ना, थॉमसन ने बताया, तो उसको हम बोलते थे आपका एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी वस्तु या किसी प्रणाली के बारे में अध्ययन करना, उसको रिप्रेजेंट करना, वो आपका कहलाता है वैज्ञानिक मॉडल यानी कि साइंटिफिक मॉडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घर में एक महीने में 900 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए 10 की पावर 6, ओके, इसको देखिए ये 10 की पावर 6, नीचे तो मैंने सही लिख दिया है अंग्रेजी में, लेकिन मैथ्स में थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए एक घर में 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, तो इसकी जो ऊर्जा का मान है वो आपके ऊर्जा में कितना होगा, मतलब किलोवाट हावर्स में कितना होगा। अब हम जानते हैं 1 किलोवाट जो हावर्स होते हैं ना, उसमें गाइज होते हैं 3.6 और 10 की पावर 6 जूल। अब आपको जूल में मान ऑलरेडी दिया हुआ है, KWH में पूछा गया है, तो क्या करते हैं, अगर KWH में आपको मान ज्ञात करना है ना, तो क्या करते हैं इस 3.6 इंटू 10 की पावर 6 का इसमें भाग लगा देते हैं। तो देखिए आपको दे रखा है 900 इंटू 10 की पावर 6, तो हम भाग लगा देंगे इसमें 3.6 10 की पावर 6 का। तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 चला गया, और 900 में अगर हम 3.6 का भाग लगाते हैं तो 250 किलोवाट पर आवर आएगा, ठीक है, 250 किलोवाट आवर्स KWH, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 किलो की गेंद है जो कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, विवेक नहीं है, वेग में थोड़ा सही कर लेता हूं, ओके, थोड़ा सा एरर हो गया टाइपिंग में, ओके। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि एक 2 किलो की वस्तु है और वो एक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक आपके दूसरी गेंद चल रही है, उससे टकराती है, और टकराने के बाद आपसे पूछा कि दोनों का जो वेग होगा वो क्या होगा। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो प्रत्यास्थ आपके जो गति होती है, अप्रत्यास्थ जो आपके टक्कर होती है ना, उसमें क्या होता है, आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है ना, वो तो आपके अलग अलग हो जाती है, लेकिन संवेग की पालना होती है, संवेग संरक्षण होता है। तो हमें क्या बोलेंगे कि m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा m1 प्लस m2 और आपका v, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम इसका संवेग है वो यहाँ पर आपका कंजर्वेशन रहता है, यानी कि संवेग का संरक्षण की पालना होती है। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो वेग है ना, आपका जो पहला वेग था, एक वस्तु का वेग आपको दे रखा है 0 है, आपको पता है एक वस्तु उसका वेग क्या है, 0 है, क्योंकि वो स्थिर है, ठीक है, उससे टकराते एक का वेग दे रखा है, तो इसका जो वेग है ना आपके उन दोनों वस्तुओं को चलाने में आपका काम आएगा, यानी कि एक वस्तु का जो वेग है ना वो आपका वेग 2 अलग अलग वस्तुओं में आपके बढ़ जाएगा। तो आप टोटल कर देख लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग था प्रारंभ में, तो बाद में भी 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग ही होना चाहिए। तो आप इनको ऐड करके देखेंगे, इनको ऐड करेंगे 6 आ रहा है, इनको आप ऐड करेंगे ये आपके 6 आ रहा है, इनको ऐड करेंगे ये आपके देखिए ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 को आप ऐड करोगे 3.33 और 1.66, तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहले जितना वेग था ना बाद में उतना ही वेग होगा, क्योंकि संवेग संरक्षण की पालना होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लिंग निर्धारण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है आपका गलत है। पहला, एक पुरुष से XY तथा एक महिला से XX गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है कि आपकी जो महिला होती है उससे XX गुणसूत्र और आपके पुरुष से XY गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट होता है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है ना वो निषेचन के समय होता है, ये बात भी सही है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये डिसाइड होता है कि भाई आपका कौन सा, आपका जो पुरुष है ना उसमें 2 पाए जाते हैं XY, तो X वाला या Y वाला कौन सा प्रभावी है और वो कौन सा आपके महिला के XY गुणसूत्र से रिएक्शन करता है, तो उसी के आधार पर आपका जब निषेचन होता है तब आपका बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सत्य हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है वो ये है, एक स्त्री में 2 समान X तथा XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि आपको होता है स्त्री में आपके पाए जाते हैं XX क्रोमोसोम ना कि XY क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 है वो गलत हो जाएगा, जबकि चौथा है वो भी आपके सही है कि गुणसूत्र की मदद से ही लिंग निर्धारण होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो आपके ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अब गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारी श्वसन क्रिया होती है ना, श्वसन क्रिया के बारे में आपको बताया था, ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है ना, एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ऊष्मा होती है वो बाहर निकलती है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप एनर्जी बनती है, तो इसको हम बोलते हैं आपकी कि ये तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी श्वसन क्रिया है रेस्पिरेशन, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्तियों में
अच्छा, ये आपको बोल रहा है कि आपके जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी जो पत्ती होती हैं, ठीक है, लीव्स होती हैं, उनमें आपके एक तो ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर आपकी परतें पाई जाती हैं, ठीक है। एक क्यूटीन परत आपने सुना होगा, क्यूटीन परत पाई जाती है, और ऐसे बहुत सारी परतें पाई जाती हैं आपके पेड़ पौधों में। तो आपसे पूछा है कि उनका काम क्या होता है मेनली, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछे कौन सा कार्य नहीं है, 4 आपको दे रखे हैं, आपसे पूछे कि निम्न में से उनका कौन सा कार्य नहीं है। तो देखिए, पहला, आंतरिक भागों की रक्षा करना, ये बिल्कुल उनका कार्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा, पानी की मात्रा को नियंत्रित करना, मैं आपको बताया था कि भाई आपका जिब्रेलिन और क्यूटिन नामक परतें पाई जाती हैं, बताया था मैंने आपको पेड़ पौधों में, है ना, तो ये भी आपका सही है। तीसरा, भोजन का संश्लेषण करना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको पता है भोजन का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है, आपके जो परत पाई जाती है लेयर से, इससे नहीं होता। जबकि चौथा है वो भी सही, गैसों में आदान प्रदान भी आपके जो आपकी कोशिश जो परतें पाई जाती हैं इनके माध्यम से होता है। और तो ऑप्शन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि 6th आपका जो पीरियड होता है, छठा पीरियड होता है, उसमें कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। तो गाइज मैंने आपको पहले बताया था, आपका जो वर्ग आपका आवर्त 1 है, 2 3 है, 4 5 है और 6 7 है। तो आपका जो आवर्त संख्या 1 है इसमें पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे और तीसरे में पाए जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे और पांचवें में पाए जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और छठे और सातवें में पाए जाते हैं 32 यानी 32। तो पूछा है छठे में कितने हैं, तो छठे में आंसर आ जाएगा 32। आंसर आ जाएगा 32। आपके 32 एलिमेंट है आपके जो 6 आवर्त है उसमें पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये कि पौधे के उस प्रजनन विधि को क्या बोलते हैं जिसमें आनुवांशिक रूप से जनक से सभी गुण पौधे में पाए जाते हैं। यानी कि आपसे पूछा है कि आपके पौधे में प्रजनन की बहुत सारी विधियां होती हैं, तो उस विधि को क्या बोलते हैं जिसमें आनुवांशिक रूप से जनक के सभी गुण होते हैं वो पौधे में आ जाते हैं। एक होता है वर्धि जनन, पुनर्जनन, विखंडन और यौन प्रजनन। तो वर्धि जनन का मतलब होता है कि उत्तक संवर्धन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा टिश्यू कल्चर, यानी कि उत्तक संवर्धन, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब बिजली देने पर एक पदार्थ नए पदार्थों में विघटित हो जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो गाइज इसको बोलते हैं आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये H2 है, अगर इसमें विद्युत धारा हमने दे दी, इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने दे दी इसके जलीय विलयन में, तो यहाँ पर H2 + O2 इस प्रकार से ये बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन। यानी कि किसी पदार्थ को अगर विद्युत धारा देने पर अगर वह अपने आयनों में वो अपने अलग अलग 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोलिटिक अपघटन, यानी कि विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओम के नियम के अनुसार क्या सही है। अब देखिए ओम का नियम है वो ये कहता है कि अगर किसी आपके पदार्थ है उसकी सभी भौतिक अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे टेम्परेचर है, डेंसिटी है, अगर इनको हम फिक्स कर दें तो उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के। अब इसका अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर होता है IR। तो यहाँ पर ये आपका ओम का नियम कहलाता है। अब इस नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V/I = R, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि R = V/I। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोयला जो होता है, कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द मिला है तरल, है ना, तरल का मतलब लिक्विड, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट करने की क्रिया। तो आप जानते हैं किसी पदार्थ का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है आपका द्रवीकरण, यानी कि लिक्विफिकेशन, ठीक है, लिक्विफेक्शन इसका कहलाता है, तो द्रवीकरण इसको बोलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक कार एक निश्चित ऊंचाई से गिरती है और 0.4 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है, तो भूमि पर टकराने से पहले इसकी चाल है वो क्या होगी। सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। U का मान आपको दे रखा है 0, V का मान आपको पूछा है T = 0.4 सेकेंड, और G का मान है आपके गुरुत्वीय त्वरण A के बराबर हो जाएगा जो आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ओके, ये सेकेंड स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं लगा रखा है। ओके, इसको सही कर लेना। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं V बराबर होता है UT। अब U का मान आपको पता है 0 है, ठीक है, तो V बराबर सीधा हो जाएगा 80। तो A का मान आपको पता है, आपको दे रखा है 10, T का मान आपके पास 0.4। तो आंसर हल करेंगे तो 4 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा। 4 मीटर प्रति सेकेंड है उसका अंतिम वेग आ जाएगा जब वस्तु आपके पृथ्वी पर टकराने वाली थी। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं।
यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि जो वेग था उसको हमने 2 गुना कर दिया जाए, तो संवेग और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संवेग हम जानते हैं, संवेग होता है P बराबर mv। तो संवेग में v का मान अगर हम रखें तो m हो जाएगा और ये 2v हो जाएगा, तो 2mv है ना, 2mv, यानी कि संवेग है वो तो हो जाएगा 2 गुना। और अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा होती है E के बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पर देखिए 1/2 m का मान फिक्स है और v का मान है आपका 2v हो गया, 2v का स्क्वायर यानी 4v²। तो 1/2 4mv² हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो आपका जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगी और संवेग 2 गुना। तो संवेग तो हो जाएगा 2 गुना, पहले जितने उसका 2 गुना, और गतिज ऊर्जा हो जाएगी पहले की 4 गुना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रथम आवर्त जो होते हैं, फर्स्ट आपका पीरियड होता है, उसमें जो तत्व जो आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आपके जो प्रथम आवर्त के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित होते हैं। तो गाइज होता यह है कि आपके जो फर्स्ट आपका जो आवर्त होता है ना, पहला आवर्त, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, आपको पता है आपके जो पहला आवर्त होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे तीसरे में 8 आ सकते हैं, चौथे पांचवें में 18 और छठे और सातवें में 32 आ सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं अगर हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो यहाँ पर हम पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा में आ सकते हैं 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे हैं और 2 के कक्षा इसका राइट आंसर जाएगी, क्योंकि पहली जो कक्षा होती है आपकी के ही कक्षा होती है। के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो आपके 2n² के अनुसार 2 होती है। ठीक है, अगर के के बाद एल में निकालना है तो 2 और 2 का स्क्वायर, ये आपकी हो जाएगी 8। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का 97 वीडियो, बहुत ही मेहनत लगती है गाइज। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे है, या आप सर्च करेंगे रेलवे की पाठशाला, आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।